Hello guys, welcome back in our YouTube channel Commerce with Sanjeev sir. Friends, today we will study about a very important topic, forms of business organizations. Forms of business organization is a second chapter of 11th standard business study. So guys, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से अगर समझ लिया तो बिजनेस स्टडी का एक बड़ा पार्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब तक आपने जितने भी जगह से नोट्स कलेक्ट किए हों, आपने जितनी जगह से पढ़ा हो, आज के बाद आपको इस चैप्टर में और बिजनेस स्टडी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ये मेरा वादा है आपसे। बस छोड़ दीजिएगा सबके जो भी नोट्स हैं, जो भी आपने वीडियोस देखे होंगे। अब आज के बाद कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा, सिंगल टॉपिक नहीं होगा बिजनेस स्टडी में, अकाउंट्स में और इकोनॉमिक्स में जो आपके लिए एकदम क्लियर ना हो। ओके, क्योंकि आप एक ऐसे चैनल पर आ चुके हैं जो चैनल नया जरूर है लेकिन किसी से कम नहीं है। विश्वास नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। आज की पूरी वीडियो आप देखना, भागना नहीं, क्योंकि लाइक के बराबर में डिसलाइक का भी बटन बना हुआ है। आप अगर ये वीडियो आपको अगर टॉपिक क्लियर ना कर पाए, ओके, तो आप डिसलाइक करके और जा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं तुरंत अपने टॉपिक से और हम डिस्कस करते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। तो लेट्स बिगिन फ्रेंड्स। देखिए, चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं आज, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या हुआ है इसका कॉन्सेप्ट? ओके, पहले हम इसके कॉन्सेप्ट से मिलते हैं। देखो, हम पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है? पहले तो हम जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम बिजनेस को क्लियर कर चुके हैं। क्विक रिवीजन करा दे। देखो, बिजनेस क्या है? बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। देखो, कोई भी पर्सन जब प्रॉफिट अर्निंग के लिए कोई ना कोई अपनी एक्टिविटी करता है, वो चाहे परचेज हुआ, चाहे सेल हुआ, चाहे कंस्ट्रक्शन हुआ, चाहे कोई प्रोफेशन हुआ, वो उसका क्या कहलाता है? बिजनेस कहलाता है। अब बिजनेस को कौन उसका ओनर है, कौन उसे कंट्रोल कर रहा है, कौन उसे मैनेज कर रहा है, कौन ऑपरेट कर रहा है, कौन उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, किसने इन्वेस्टमेंट किया है, किसकी उसमें रूलिंग है, इन सबको क्लियर करने के लिए क्या है कि बिजनेस को एक फॉर्म में सेट करना होता है, जिसको हम बिजनेस फॉर्म्स कहते हैं। आप समझ चुके हैं ना कि बिजनेस जो फॉर्म, देखो हम आपको बताएं कैसे करके एकदम क्लियर होगा। मान लीजिएगा हमें एक बिजनेस करना है, ओके। अब बिजनेस जो करना है, इसमें सीधे पहले नंबर पे ही नंबर आता है कि इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ओके, क्योंकि कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है। फिर इसको मैनेज करना होगा, ओके, इन्वेस्टमेंट करना होगा, रूलिंग लानी होगी, ओके, और रूलिंग के साथ में इसमें जो हमने इन्वेस्ट किया है, नंबर ऑफ कस्टमर्स को कलेक्ट करने के लिए इसको सही से ऑपरेट करना होगा। अब इन सब के लिए क्या है कि ये डिस्कस करना होगा कि हम अकेले करेंगे, हम अकेले के साथ में नहीं कर सकते हैं तो कितने लोग मिलकर के करेंगे। अगर इससे भी बड़ा बिजनेस है, क्या हमारी पूरी फैमिली लग करके इसको कर सकती है, या उससे ही बड़ा है बाहर का कोई पार्टनर बना के काम चल सकता है, उससे भी अगर बड़ा है क्या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके काम कर सकते हैं, अगर उससे भी बड़ा है क्या एक कंपनी कर सकते हैं। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, रूलिंग करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हमें एक बिजनेस को एक फॉर्म में डालना होगा। बस उसी को हम कहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स। ओके, अब ये कितने फॉर्म्स हैं ये यहां पर आज हम ये क्लियर करेंगे ही, लेकिन फॉर्म्स का मतलब समझो कि बिजनेस को कैसे ढांचे में रखना है, कैसे बनाना है, कैसी उसकी बनावट है, बस इसी को हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो सिंपल वर्ड में, हु इज ओनर, who controlled, who manage, who operate, whom responsibility, whom investment, whom regularity, ये सारी चीजें किसकी हैं, ये इंडिकेट करने के लिए जब किसी भी बिजनेस को एक फॉर्म दे दिया जाता है तो उसी को हम कहते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखते हैं कि कितने फॉर्म्स हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को 3 भागों में बांटा गया है, 3 पार्ट हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर, सेकंड इज पब्लिक सेक्टर, थर्ड इज ज्वाइंट सेक्टर। ओके, अब पब्लिक सेक्टर
और ज्वाइंट सेक्टर, ये दोनों ऐसे सेक्टर हैं जहां पर जो गवर्नमेंट है उसकी कंट्रोलिंग रहती है, और जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है ये वो है जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो तो किए जाते हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, बट जो ऑनर है वो हमारा कोई प्राइवेट व्यक्ति ही होता है। सो गाइस ये हम सेक्टर बाद में देखेंगे, हम पहले इधर से देख करके आएंगे क्योंकि इजी टू इधर से ही रहेगा, इजी जब इधर से पड़ेगा तो पहले हम इधर से ही समझते हैं। देखो क्या है कि जब ज्वाइंट सेक्टर की हम बात करते हैं तो देखो वह सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, प्राइवेट कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई फैमिली हो सकती है, तो जब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर मिलकर के, दोनों सेक्टर का मतलब है दोनों उसके ऑनर हो, ठीक है, दोनों उसके ऑनर हो, दोनों कंट्रोल कर रहे हो, दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया हो, दोनों ऑपरेट कर रहे हो और दोनों उसके लिए जिम्मेदार भी हो, रिस्पॉन्सिबल भी हो, ओके, और दोनों की मिलकर के रूलिंग बनी हुई हो, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हो वो दोनों के द्वारा तैयार किए जाएं, तो वो होता है हमारा ज्वाइंट सेक्टर, जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर के काम कर रहे हो। अब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की। भाई ये ज्वाइंट तो हमें पता चल गया कि ज्वाइंट जो है उसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर होते हैं। अब हम चलते हैं पब्लिक सेक्टर की ओर। तो भैया जो पब्लिक सेक्टर होता है वो कंट्रोल्ड होता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी या तो केंद्र सरकार उसको कंट्रोल कर रही होगी या जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कंट्रोल कर रही होगी। एग्जाम्पल के लिए सेल है, गेल है, LIC है, नहाई है, इनके पूरे नाम जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड ऑफ इंडिया है, गेल गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, नहाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, और जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं इनको कंट्रोल करती है वहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करती है। तो अब ये दो चीजें तो क्लियर हो गई फ्रेंड्स, एक हमारा ज्वाइंट सेक्टर जिसमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ में कोई प्राइवेट व्यक्ति होता है। यहां पर क्या होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए प्राइवेट व्यक्ति नहीं होता है, सिर्फ कौन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होती है। अब दो चीजें क्लियर हो गई। अब सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारा कौन सा सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जिसके लिए पूरी बिजनेस स्टडी हमारी बनी हुई है। देखो बिजनेस स्टडी ही दो वर्ड्स बना हुआ है, बिजनेस प्लस स्टडी, यानी बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए ऑल एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। और यहां पर स्टडी का मतलब है उनको ऐसे समझना, ऐसे उनको क्लियर करना और ऐसे फॉर्म में उनको अपने आप को सेट करना जो हम ये समझ सके कि वास्तव में ये सही है या सही नहीं है। तो यही बिजनेस स्टडी है। अब हम प्राइवेट सेक्टर की ओर समझते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में जो एंटरप्राइजेज हैं उसमें देखो कितने जो फॉर्म्स हैं उनको लेना पड़ेगा, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप बिजनेस और कंपनी, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनके मीनिंग विद डेफिनेशन आगे आपको जो वीडियोस होंगे उन सब में बिल्कुल क्लियर मिल जाएंगे, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां से हैंड रिटन नोट्स ऐसे देंगे आपके लिए जो शायद आपने अभी और जगह से जो कलेक्ट किए होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं इनकी। देखो पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस? देखो हम प्राइवेट में आ गए, प्राइवेट का मतलब है आप और हम। पूरी बिजनेस स्टडी को पढ़ते समय अपने आप को बिजनेसमैन मानिएगा, तब कॉमर्स बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ओके, देखो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है कि एक व्यक्ति का बिजनेस। ओके, अब एक व्यक्ति का बिजनेस मान लीजिएगा आपके दिल में आया कि नहीं हम बिजनेस करेंगे। ओके, तो आप जब बिजनेस करेंगे तो यू विल बी ऑनर, यू कंट्रोल, यू मैनेज, यू ऑपरेट, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर इन्वेस्टमेंट, योर रूलिंग। जब सब कुछ आपका ही होगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहलाएगा। इसमें सबसे खास बात यह होती है कि इसका मालिक एक व्यक्ति होता है। ओके, उसी के हाथ में मैनेजमेंट होता है, उसी के हाथ में पूरा इन्वेस्टमेंट होता है, उसी के मन में जब है बिजनेस को शुरू करेगा, जब मन में आएगा बंद कर देगा। ऐसे बिजनेस को हम कौन सा कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। क्लियर हो गया ना?
सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब एक व्यक्ति का बिजनेस। कुछ इसके फायदे भी होते हैं भाई, जब मन में आएगा स्टार्ट करेंगे, जब मन में आएगा बंद करेंगे, जब मन में आएगा हम बिजनेस करेंगे, जब मन में नहीं आएगा शटर बंद कर देंगे, ओके, बिजनेस को ऑफ कर देंगे, ओके, और जितना मन में आएगा उतना इन्वेस्ट करेंगे। ये सारी चीजें सोल प्रोप्राइटरशिप में होती है। कुछ नुकसान भी होते हैं, अकेले का मैनेजमेंट होगा, हो सकता है डिसीजन गलत ले बैठे, हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने का जो अमाउंट है वो छोटा रह जाए, हो सकता है मैनेज पूरा ना हो पाए, ये इसकी कमियां भी हैं। तो ये सारी चीजें अगले जो हर टॉपिक पे वीडियो बनेंगे वहां बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ये बताओ, पहला टॉपिक क्लियर हो गया कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस किसे कहते हैं? जिसका मालिक एक होता है। अकेले सिंगल पर्सन के बिजनेस को हम क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हो चुका है। सेकंड, अब पता चला कि अकेले हम हैं, अकेले बिजनेस कर रहे हैं, पता चला कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या होगा कि इससे ठीक आगे का थोड़ा सा आकार बढ़ जाएगा बिजनेस का, और हम बिजनेस अपनाएंगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसे हम HUF भी कहते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी कहते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब हिंदू जाति से नहीं है, बल्कि जिस इंडिया में हम रह रहे हैं इसका पुराना नाम जो था हिंदुस्तान था। तो हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी धर्म के व्यक्ति, किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति, किसी भी जाति के व्यक्ति, बस वो इंडिया का रहने वाला हो, उसकी ज्वाइंट फैमिली मिलकर के भी जो बिजनेस करती थी उसको हम कहते थे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ओके, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ये आपको अधिकांश जो बुक है उसमें HUF के नाम से मिलेगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ओके। यहां पर हिंदू अनडिवाइडेड का मतलब है कि वो फैमिली जिसके एक व्यक्ति है वो पूरा मैनेज करता है, पूरी मतलब क्या क्या कह सकते हैं उसके लिए, मुखिया है, ओके, पूरा परिवार को जो मैनेज करता है, जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, वो माता हो सकती है, पिताजी हो सकते हैं, दादा हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, किसी की मतलब कोई पत्नी हो सकती है। तो ये कहने का मतलब एक व्यक्ति जो पूरे परिवार को कंट्रोल करता है वही उस बिजनेस का कौन होगा, मतलब मेन होगा, और बाकी और लोग उसके जो बताए हुए रास्ते हैं उनको ऑपरेट करेंगे। ऐसे बिजनेस को हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कहते हैं या ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। अब इसके क्या फायदे हैं? मान लीजिएगा कि एक व्यक्ति जो अकेला पूरा टाइम नहीं दे पा रहा था, तो कभी भाई टाइम दे देगा, कभी माताजी दे देंगी, कभी पिताजी दे देंगे, तो ये बिजनेस इसकी अपेक्षा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। अब इसमें मेंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ तो एक सिंगल मेंबर था, लेकिन यहाँ पर जैसे कोई बच्चा भी जन्म लेता है ना, तो वो भी इस फैमिली का क्या हो जाता है, मेंबर, तो वो बिजनेस का भी मेंबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो बिजनेस है पूरे परिवार का बिजनेस है, पूरी फैमिली का बिजनेस है। सो गाइस, क्लियर हो चुका होगा। पहला कौन सा था? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, जिसका मालिक एक था, और यहाँ पर क्या है, पूरा परिवार है, ओके। अब यहाँ पर जो नया बच्चा जन्म लेता है वो इसलिए फैमिली का मेंबर बन जाता है क्योंकि यहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर के बड़े लोग तक इसमें लगे रहते हैं। देखो, कुछ ऐसे बिजनेस थे जिनके मैं नाम बता देता हूँ, ठीक है। देखो, पुराने समय में जैसे सिगरेट उद्योग है, बिस्किट उद्योग है, ओके, कताई बुनाई सिलाई है, ठीक है। तो ये जो फैमिली में बैठ करके हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वहाँ से लेकर के यहाँ आपने देखोगे जो लोग मिट्टी के खिलौने बनाते हैं या मिट्टी का जो पोटर होते हैं, तो वो जितना वर्क करते हैं तो उनमें जो छोटे बच्चे हैं वहाँ मतलब छोटे बड़े सब पूरे परिवार के लगे रहते हैं, ओके। तो ये ऐसा बिजनेस होता है जहाँ पर फैमिली के सभी मेंबर लगभग में काम करते हैं, तो इसी को हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब पता चला कि भैया ना तो हम अकेले मैनेज कर पा रहे हैं, पूरा परिवार मिलकर के मैनेज कर रहा है, तब भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कभी बाहर जाना पड़ता है, बाहर के लोगों से बात करना होता है। तो ठीक ये मैंने इतने सीक्वेंस में लगा दिए हैं, इतने में क्रम से बता रहा हूं कि अगर आपने इसको ध्यान से समझा है कतई बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ओके। क्योंकि अकेला व्यक्ति, अब पूरा परिवार आया। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस की। पता चला कि हमारी पूरी फैमिली मिलकर के भी उसके लिए कंट्रोल नहीं कर पा रही, तब हम क्या करेंगे, मिनिमम 2 लोग और अधिकतम कितने, 20 लोग तक, ठीक है। लेकिन अगर बैंकिंग सेक्टर में अगर हम बिजनेस करते हैं तो 10 लोग तक, ठीक है। तो यहां पर क्या है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है उसके तहत हम क्या करेंगे कि 2 लोगों से लेकर के और 20 लोग तक शामिल हो जाएंगे, 20 मेंबर्स तक हम हो जाएंगे और मिलकर के बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, ओके। ये मतलब बिजनेस के फॉर्म्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, मतलब इंक्रीज होते हुए चले जा रहे हैं, जो फील्ड है वो भी इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर जब 2 लोगों से अधिक मिलकर के और अधिकतम 20 लोगों तक
अगर जो मेंबर हैं एक साथ मिलकर अगर बिजनेस करते हैं, सभी लोग अपना इन्वेस्ट करते हैं, सभी लोग कैपिटल लगाते हैं, सभी लोग उसके ओनर होते हैं, सभी लोग कंट्रोलिंग देखते हैं, सभी लोग मैनेजमेंट करते हैं, सभी लोग ऑपरेट करते हैं, सभी लोग जो प्रॉपर्टी है उसमें अपनी भागीदारी निभाते हैं, कहने का मतलब है शेयर करते हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबका जो है रूलिंग होती है। तो ऐसे बिजनेस को हम कहते हैं फ्रेंड्स पार्टनरशिप बिजनेस। यानी जो बिजनेस अकेला व्यक्ति कर रहा था उसी को परिवार ने देखा, अब परिवार भी कंट्रोल नहीं कर पाया तो और बड़ा कर लिया, और उसमें क्या हुआ कि अधिक मेंबर ला करके उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। नुकसान नहीं होता है इससे, क्योंकि जितना बड़ा बिजनेस उतना ही बड़ा क्या होता चला जाएगा, फायदा होता चला जाएगा, उतना ही बड़ा इन्वेस्टमेंट होता चला जाएगा। ऐसे बिजनेस को हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। ओके, इसके कौन कौन से मतलब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं ये आगे की जो वीडियोस होंगी उसमें मिलेंगी। अब हम चलते हैं पार्टनरशिप से और आगे। हाँ, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन हमारी इच्छा है कि हम कराएं, हम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है कि नहीं इसका हम रजिस्ट्रेशन कराएं। ओके, ये भी ध्यान रखेंगे। न्यूनतम 2 लोग होते हैं और मैक्सिमम 20 मेंबर्स होते हैं। 20 मेंबर्स अगर ज़्यादा हो गए दैट विल बी इनवैलिड पार्टनरशिप, वो इनवैलिड हो जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप से भी और आगे का बिजनेस, तो वो हमारी आती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मतलब होता है जो सहयोग करने के उद्देश्य से जगह जगह पर अपने ऑफिस ओपन कर देती हैं। इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं अधिक हो जाते हैं और इनका जो बिजनेस है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, और इनका सीधा सहयोग होता है कि कोऑपरेटिव का मतलब है कि ये सहयोग करने के उद्देश्य से ओपन किए जाते हैं। और इन सब से बड़ा बिजनेस जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है वहां चलते हैं, वो बिजनेस कौन सा है? कंपनी बिजनेस, जिसको हम ज्वाइंट कंपनी बिजनेस भी कहते हैं या कंपनी बिजनेस कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखो भैया, ये मेनली तो दो प्रकार की होती हैं, मतलब पब्लिक एंड प्राइवेट। लेकिन पब्लिक वाली तो सब इधर पहुंच गई, ज्वाइंट वाली मिक्सअप वाली उधर पहुंच गई, पब्लिक वाली यहाँ आ गई जिस पे, लेकिन यहाँ पर क्या रह गया, फिर प्राइवेट ही रह गया। प्राइवेट जब कंपनी की हम बात करेंगे तो ये वह बिजनेस होता है जिसमें मिनिमम तो 2 लोग होते हैं और अप टू 200 तक हो सकते हैं। कंपनी एक्ट 2013, पहले था कंपनी एक्ट 1956, 1956 था 9। अब जो नया कंपनी एक्ट है वो 2013 हमारा जो है हमको फॉलो करना है। उसके तहत कम से कम 2 लोग और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। इतने लोग मिलकर के जब एक बड़े से बिजनेस को ऑपरेट करते हैं तो वह बिजनेस हमारा कौन सा कहलाता है? कंपनी बिजनेस कहलाता है। इसको जो है फॉर्म करने में एक विशेष टेक्निक अपनाई जाती है। देखो, एक व्यक्ति होता है प्रमोटर, जिसके मन में आता है कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा। वह अनेक लोगों से मिलता है तो कुछ लोग उसकी हंसी बनाते हैं, यार ये देखो कंपनी बिजनेस करेगा। लेकिन क्या होता है, वह ऐसे लोगों को खोजता है जो उसका साथ दें, उसके साथ इन्वेस्ट करें, उसके साथ मालिक बन करके बैठें और उसके लिए ऑपरेट करने में, बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करें। ओके, और उसका जो बिजनेस है उसको ग्रो करें, उसका एडवर्टाइजमेंट करें। तो ऐसे लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इसके बाद में क्या है कि सब लोग अपना जो है एक कंपनी के लिए नाम दे देते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं। कैसे इसका फॉर्मेशन होगा ये आगे खुद वीडियो आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, एक बेस समझा रहा हूँ। तो इस तरह से एक बड़ा सा बिजनेस स्टैंड कर दिया जाता है जिसको हम कौन सा बिजनेस कहते हैं? कंपनी बिजनेस कहते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इस वीडियो से ही कवर होगा। ओके, तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। मैं आपका 1 सेकंड भी खराब नहीं करता। हमारे चैनल पे टाइम की वैल्यू सबसे ज़्यादा ध्यान रखी जाती है, यहाँ पर 1 भी सेकंड आपका हम खराब नहीं करते हैं। तो आइए क्विक रिवीजन भी इसका कर ले। देखिए, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई भी बिजनेस, कोई भी यूनिट, उसका फॉर्म कैसा है, उसका बनावट कैसी है, उसका जो ढांचा है वो कैसा है, इसी को हम कहते हैं क्या? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कितने पार्ट में बांटा गया? 3 पार्टों में बांटा गया। पहला तो है प्राइवेट सेक्टर, दूसरा पब्लिक सेक्टर और तीसरा ज्वाइंट सेक्टर। अब हम इसको इधर से समझेंगे। ओके, देखो, प्राइवेट का मतलब होता है कि कोई पर्सनल बिजनेस। ओके, यानी किसी व्यक्ति का, जैसे रिलायंस है, 51% शेयर्स भाई उनके अपने हैं, तो मालिक कौन हो गए? वही हो गए। कंपनियों में 50% से जिसके ज़्यादा शेयर्स होंगे, इक्विटी शेयर्स। ओके, ये शेयर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको आगे मिल जाएंगी, घबराना नहीं भाई। पूरी कैपिटल मान लीजिएगा लगी हुई है 50 करोड़ लगी हुई है, तो 50 करोड़ का हाफ यानी आधा जिसके पास में होगा वो ही समझ लो कि उस कंपनी का क्या होगा? मालिक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर
प्राइवेट लोगों की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में पहला होता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का मालिक कौन होता है? एक होता है। अब अकेला मालिक पूरा ऑपरेट ना कर पाए तो उसने पूरी फैमिली को शामिल कर लिया। अब फैमिली के भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर फैमिली मिलकर के ना चला पाए तो उन्होंने पार्टनरशिप को ले लिया। पार्टनरशिप से भी अगर काम ना चल पाए, इससे भी और बड़ा करना हो, तो फिर अगला जो बिजनेस हमारा आ जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ जाती हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी अगर बड़ा बिजनेस करना हो तो फिर हमारा कंपनी बिजनेस। ये बिल्कुल कैसे थे? क्रम से थे। अब हम बात करेंगे कि भाई पता चला हमें तो जो प्राइवेट कंपनी है उसमें गवर्नमेंट का भी साथ चाहिए हमें, तो क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें जो कैपिटल है वो एक लिमिटेड ही होती है। ओके, गवर्नमेंट के पास में पैसा जो है वो अथाह है, यानी एक ह्यूज अमाउंट है। ओके, तो क्या हुआ कि एक एक्स्ट्रा सेक्टर निकल के आया जहां प्राइवेट सेक्टर के साथ में गवर्नमेंट ने सोचा नहीं हम बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। तो गवर्नमेंट का जहां पर कंट्रोल होता है, और किसके लिए बिजनेस करेंगे? पब्लिक के लिए करेंगे। सो गाइस वी कॉल्ड इट पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक के लिए जो यहाँ पर कंपनियां काम करती हैं, यानी जो गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं, सीधे सीधे ऐसे करके समझो, तो उनके लिए हम पब्लिक सेक्टर कंपनीज कहते हैं। इसमें सेल है, गेल है, LIC है, नहाई है। ओके, स्टील अथॉरिटी लिमिटेड ऑफ इंडिया स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड जो यहाँ पर है, ये स्टील का पूरा कंपनी है, स्टील के प्रोडक्ट यहाँ पर बनाती है। गेल है जो गैस के लिए कंट्रोल करती है। लाइफ इंश्योरेंस है वो LIC आपने सुना होगा, जीवन बीमा करती है। और नहाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो बड़े बड़े रोड्स हैं, नेशनल हाईवे हैं, उसके लिए देखती है। तो कुल मिलाकर के जहाँ पर पब्लिक सेक्टर नहीं है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है, पब्लिक सेक्टर ही है, वहां पर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहलाते हैं। और ये कंट्रोल होते हैं, मैंने लिख दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट। ज्वाइंट सेक्टर कौन सा होता है? जहां पर फ्रेंड्स गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। दोनों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए हमारा ज्वाइंट सेक्टर बन जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है, हेल्प आपकी भी चाहिए। और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस में इसी तरह से लाता रहूंगा। हर टॉपिक, कोई सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि क्लास में अगर फ्रंट लाइन पे आपको अगर ना पहुंचाया तो समझ लीजिए मेरा पढ़ाना बेकार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।